नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। और हमने आप लोगों को थ्योरी वाला जो पार्ट करा रहे थे, थ्योरी वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को साइटोलॉजी पढ़ाया था। साइटोलॉजी पढ़ाने के बाद में हमने आप लोगों को सिखाया था कि साइटोलॉजी कम से कम 14 से 15 क्लासें होंगी। तो आज उसकी दूसरी क्लास है। पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, साइंटिस्ट के बारे में बताया था। इसके बाद में थोड़ा बहुत खोज डेट हमने आप लोगों को बोला था। कम से कम इसमें 30 साइंटिस्टों का हमें ध्यान रखना है, और कम से कम 25 से 30 साइंटिस्ट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि इन्होंने क्या खोजा, क्या बताया। क्योंकि साइटोलॉजी के अंतर्गत सबने अपने अपने तर्क रखे हैं, अपने अपने तर्क रखे, अपने अपने विचार रखे। किसी ने सेल के बारे में कुछ बताया, किसी ने सेल के बारे में कुछ बताया। जैसे अगर बात आती है कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, तो हर्टविग ने दिया था। इसके बाद में कोशिका के जनक कौन, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो रॉबर्ट हुक को हम बोल देते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे इसके बाद में बात आता है सेल थ्योरी, स्लाइड एंड स्वान ने दी। इसके बाद में ओ सेलुला मैं सेलुला का जो वर्ड आया था वो किसने दिया। तो इस तरीके से हमने उस समय पढ़ा था। तो अगला वीडियो हमने बोला था कि अगला जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो साइटोलॉजी के अंतर्गत, तो हम क्या पढ़ रहे थे, साइटोलॉजी। अच्छा, इस शब्द का तो मतलब अच्छे से पता ही हो गया होगा कि साइटोलॉजी का अर्थ क्या होता है। साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और है कि इसमें थोड़ा हम नोट्स लिखवाते हैं। नोट्स ऐसे नोट्स होंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं या एग्ज़ाम में आना ही आना होता है उनको, ऐसे सवालों को। तो हम उनको नोट के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो पहला हम अगर बात करते हैं, नंबर 1 नोट लगाते हैं, बात करते हैं नोट की। नोट में पहला पॉइंट ये बनता है कि स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, मतलब कि दुनिया में या संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि संसार में सबसे छोटी कोशिका, बात को समझना। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब इतने सारे लिविंग बीइंग होते हैं, इतने सारे जीव होते हैं, तो अब किस जीव की सबसे छोटी कोशिका है। तो बात फिर अगर सबसे छोटी कोशिका है तो संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी, स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स। तो बात करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता, बैक्टीरिया। आंसर क्या आया, बैक्टीरिया, मतलब कि जीवाणु। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो बैक्टीरिया की। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, और बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी सेल सबसे छोटी होती है। मान लो अब अगर आप बात करते हो तो दही, दही में भी बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हम लोग दही खाते हैं। तो दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। तो ऐसा नहीं है। अब फिर कुछ बैक्टीरिया हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं, सारे बैक्टीरिया एक जैसे तो होते नहीं है। तो अगर बात आती है बैक्टीरिया, तो आपका आंसर है संसार में सबसे छोटी उसकी होती बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो बात यह थी, संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। और इसका साइज करीब करीब 1 माइक्रोमिली से भी कम होता है, से भी छोटा, मतलब कि 1 माइक्रोमिलीमीटर से भी छोटा होता है। कौन, माइकोप्लाज्मा। फिर बात ये आती है, जो ये माइकोप्लाज्मा है, अब बात ये आती है कि माइकोप्लाज्मा जो है इसका दूसरा नाम भी होता है। इस माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम भी है PPLO। इस माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, PPLO। ये भी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, SSC के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और इसका क्या पूछा था, फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो इस PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरा, यहाँ नीचे लिख दे रहा है, प्लूरा। इसके बाद में निमोनिया, PNEUM, निमोनी बोल सकते हो, लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हिंदी वाले बोले कि भाई सर इसको हिंदी में बताओ, तो हिंदी में नहीं, PPLO का नाम होता है प्लूरा निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। अब ये कैसा होता है,
जो ये माइकोप्लाज्मा है ये कैसा है, क्योंकि हमको पता है कि बैक्टीरिया में कोई एक कोशिका है, उस कोशिका के चारों ओर कवरिंग होती है, एक वॉल होती है। तो बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ये बात तो सबको पता हो जानी चाहिए कि बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। बट पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। बात को समझना, मतलब सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल कैसी होती है, अब्सेंट होती है, सेल वॉल इसमें नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, पीपीएलओ। अगर साइज पूछ लेता, वैसे साइज पूछता नहीं है, 1 माइक्रोन मिलीमीटर से भी छोटा होता है। और पीपीएलओ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लूरा निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हटा दें। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है जीवों में, तो आप किसको बताओगे, माइकोप्लाज्मा को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सबसे छोटी कोशिका। तो दूसरा नोट हमारा क्या बनेगा, नोट का दूसरा पॉइंट हमारे क्या बनेगा, लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स। क्या बनेगा, लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स। मतलब कि संसार की, हिंदी में क्या बोलेंगे, संसार की सबसे बड़ी कोशिका। अब आप लोग क्या बताओगे भाई, बात ही होगी, हमने छोटी की बात कर ली, तो अब बात करते हैं हम बड़ी की। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, वो होती है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग का मतलब, एग का मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका, मतलब दुनिया में, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की होती है। अब बात आती है यहाँ पर भी, हम अगर साइज की बात करें, अगर साइज की बात करते हैं तो इसका साइज कितना होता है, तो 130 से 170 माइक्रोमिलीमीटर। बात समझ में आई। वैसे हालांकि साइज पूछते नहीं है, कभी कभी आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ऑस्ट्रिच एग होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया सबसे छोटी कोशिका। अगर पूरे उसमें पूछता है तो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा, और अगर पूछता है संसार की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये तो बात हो गई सबके लिए। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी मतलब कि मानव शरीर। मानव शरीर, अब मानव शरीर में क्या है, अब मानव शरीर में आपके पास पॉइंट बनेगा कि लार्जेस्ट सेल बताओ, कैसी सेल बताओ, लार्जेस्ट सेल। अब मनुष्य की या सबसे बड़ी कोशिका, अब किसकी बड़ी कोशिका की बात कर रहे हैं, वहां पर तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हम सब में पूछ रहे थे। अब यहाँ पर क्या बात है, स्पेशल हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट सेल क्या होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी, मनुष्य की सबसे बड़ी। तो आप किसका नाम दोगे, ओवा। क्या बोलते हैं, ओवा। किसी किसी में ओवम भी लिखा मिलेगा, और किसी किसी में एग सेल भी लिखा मिलता है, एग सेल।
एग सेल का मतलब अंडाणु कोशिका बोलते हैं इसको, अंडाणु कोशिका। बात को समझना, यहाँ पर पॉइंट समझने वाला है कि लार्जेस्ट सेल मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो वो होती है ओवा, ओवम या एक्सेल, अंडाणु कोशिका। ये मादाओं में पाया जाता है, मतलब फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में अंडाणु होते हैं, ठीक है। तो फीमेल का जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है ह्यूमन की, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी कोशिका हो गई ह्यूमन की, तो अब ह्यूमन की सबसे स्मॉलेस्ट बात कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। अगर स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर पूरा लिखो, ऑफ, स्टार बना लो इसको, ऑफ ह्यूमन बॉडी, बात करता है कि स्मॉलेस्ट सेल की तो बात कर ही ली हमने। अब स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी कोशिका। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे छोटी कोशिका। तो छोटी कोशिका में बात आती है स्पर्म, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे स्पर्म, हिंदी में शुक्राणु, शुक्राणु। बात समझ में आई, या इसको बोल दो शुक्राणु कोशिका, ठीक। मतलब मनुष्यों के अंदर सबसे बड़ी सेल ओवम या एग सेल या ओवा भी बोलते हैं इसको, अंडाणु कोशिका। अंडाणु कोशिका कहाँ होती है, तो ये मादाओं में होती है, फीमेल में होती है। अब बात करते हैं स्पर्म, ये लड़कों में होता है, मतलब कि ये मेल में पाया जाता है, तो ये स्पर्म जो है वो मेल में पाया जाएगा, ठीक है। और ये ओवा जो होती है वो मादा में पाई जाती है, जो फीमेल होता है, और स्पर्म जो है वो मेल का होता है, ठीक है। तो अगर बात करता है स्मॉलेस्ट सेल इन स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप किसका नाम दोगे, स्पर्म का। और अगर पूछता है लॉन्गेस्ट सेल, तो आप ह्यूमन बॉडी में तो ओवा, ओवम और एक्सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे कराएं। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, ये बड़ी ये छोटी, तो फिर अब लंबी की बात करेगा, तो लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिर मतलब कि सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, तो आप किसका नाम दोगे, न्यूरॉन का नाम दोगे। क्या नाम दोगे, न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो लंबी की बात करेगा, तो हम इसको एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। अगर लॉन्गेस्ट सेल इन यूनिवर्स, तो ऑस्ट्रिचेक। फिर इसके बाद में बात आती है लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में, तो ओवा या ओवम, जिसको हम अंडाणु कोशिका बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो स्पर्म होता है। स्पर्म किस में पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सब मतलब कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे कराएं। अब बात करते हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कि
कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार मतलब कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका को हम दो भागों में बांट लेंगे, दो पार्ट में। एक हमारे पास कोशिका आएगी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक, ये बात समझ में आई। दूसरा हमारे पास होगी यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बात समझ में आई। कोशिका कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब अच्छा बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब देखो ये लिखा हुआ है प्रो, तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या अर्थ होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन या इसको बोल दो पुराना, बात समझ में आई। मतलब प्रोकैरियोटिक, इस प्रो का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव, और इस प्रिमिटिव का अर्थ होता है हिंदी में बोलते हैं इसको प्राचीन या पुराना। अब बात ये आती कैरियोटिक, अगला वर्ड हमारे पास क्या है, कैरियोटिक। अब इस कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, बता सकते हो आप लोग। कैरियोटिक का मतलब ये होता है केंद्रक या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, केंद्रक। तो आपको कुछ डिफिनेशन देखो रटनी नहीं है, डिफिनेशन का हम आके बस प्रोकैरियोटिक बोले और आपको डिफिनेशन लिखवा दी, उसको लिख लो। देखो अर्थ को समझो, इसके नाम के मतलब को समझो। उसने ये बोला प्रोकैरियोटिक, और प्रो का मतलब है प्रिमिटिव या प्राचीन या पुराना। अब क्या होगा, ये तो केंद्रक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो केंद्रक है वो कैसा है, जो इस तरीके के जीव होंगे जिनमें ये कोशिका पाई जाएगी, तो उसका जो केंद्रक होगा या तो प्राचीन होगा या तो गुना ही नहीं होगा। अब ये थोड़ी नहीं कि वो आदम जमाने में चलो जाओ 1000 साल पहले, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि उसमें जो है वो केंद्रक जो है वो विकसित नहीं हो पाया। या हम ये बोल सकते, मान लो ये कोई कोशिका है, अब ये कोई कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है। अब लेकिन ये केंद्रक जो है इसमें ये विकसित नहीं हो पाया, मतलब यहाँ पर ये जो केंद्रक है ये अपसेंट रहा, या अगर थोड़ा बहुत पाया भी गया तो वो इस कंडीशन में है कि अपने आप को बदल नहीं पाए, मतलब इसका विकास नहीं हो पाया। तो विकास नहीं हो पाया तो इसका ही मतलब तो प्रिमिटिव बोलोगे भाई। किसी चीज का विकास नहीं हो पाया तो प्रिमिटिव है, प्राचीन है, पुराना है, और जो अपने आप को निरंतर बदलता रहता है तो वो नया होता रहता है। तो बात को इस शब्द का अर्थ समझ में आया। देखो हमें डेफिनेशन समझनी है, ना कि उसको रटना है, मैं रटोगे तो भूल जाओगे। इस शब्द का अर्थ समझ लो, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्राचीन या पुराना, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब यही होता है न्यूक्लियस। तो बात ये आ गई कि जिसका केंद्रक कैसा होगा, पुराना होगा या बिल्कुल है ही नहीं, तो उसको क्या बोल दोगे आप, प्रोकैरियोटिक। अब बात ये आती है इसको लिख सकते हो कि केंद्रक विकसित नहीं हुआ, केंद्रक, सही से लिखते हैं, केंद्रक विकसित नहीं। मतलब कि इसमें जो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक विकसित नहीं हो पाया, विकसित नहीं हो पाया, केंद्रक विकसित नहीं पाया गया, या पाया लिख लो या कुछ भी से लिख सकते हो, पाया गया या पाया। अब बात ये करते हैं कि इतनी बात तो चीजें समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि सर इससे एग्जाम्पल बता दो कि एग्जाम्पल क्या होंगे। मान लो अगर कोई एक एग्जाम्पल आ गया कि आप भैया एग्जाम्पल बता दो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि अब तो अर्थ तो डेफिनेशन तो समझ में आ गए। तो डेफिनेशन के बाद में हम किसकी बात करते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल की। हमें अगर कोई पूछ लेगा, अच्छा एक चीज और, केंद्रक झिल्ली, ये जो केंद्रक की बात लगी होती है ये झिल्ली जो होती है। तो अगला पॉइंट केंद्रक विकसित नहीं, दूसरा पॉइंट ये है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। मतलब कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अपसेंट। मतलब कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है, ये वाली जो लेयर है वो भी कैसी है, अपसेंट है। तो हम इनको क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि प्रिमिटिव, पुरानी, मतलब इनका विकास नहीं हो पाया। तो अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की।
एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल रखते हैं बैक्टीरिया का, मतलब जीवाणु। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि एक कोशिकीय जीव बताओ या जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो क्या बताओगे? जीवाणु। दूसरा एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ए बना हुआ है, ओ नहीं है, एल्गी मतलब नील हरित शैवाल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नील हरित शैवाल। अब चीजों को थोड़ा समझना, नील हरित शैवाल, लेकिन एक चीज और है, अब इनका नाम तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन एक्चुअल में इनको एल्गी नहीं बोलते हैं, क्योंकि एल्गी को हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक में, क्योंकि वहां पर केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मौजूद होगी और विकास होता है। लेकिन यहाँ पर अब इसका नाम जैसे हमने ब्लू ग्रीन एल्गी बोला, तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि सर तो आपने तो एल्गी बोल दिया, बट ये यहाँ पर शैवाल नहीं है, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया। यहाँ पर इसको कोई काई नहीं समझेगा कि हम काई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस बैक्टीरिया का ये एक तरीके से क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया लिखे दे रहे हैं, मतलब आप कंफ्यूज मत होना, मतलब ये एक तरीके का क्या है? जीवाणु है। अब इस जीवाणु का नाम साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया। अब शायद चीजें समझ में आ गई। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम इसको बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल है। पूछ दिया उसने क्वेश्चन, सीधा सीधा बोल दिया कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो आपने सीधा बोल दिया साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो, या साइनोबैक्टीरिया की सेल कैसी होती है, तो आपने सीधा टिक कर दिया यूकैरियोटिक। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि नील हरित शैवाल उनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और ये कैसा है? ये प्रोकैरियोटिक सेल का है, ना कि ये यूकैरियोटिक सेल का है। चीजें समझ में आई? अच्छा एक चीज और है, ये जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस, मतलब कि ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है या प्रकाश संश्लेषण करता है। सिंपल भाषा में लिखो, प्रकाश संश्लेषण। अब ये भी समझ में आ गया, आप सर इसको बैक्टीरिया बोल रहे हो, फिर आप बोल रहे हो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये चीजें समझनी होंगी यहाँ पर कि हम इसको बोल तो बैक्टीरिया रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। ये मतलब कि जिस तरीके से पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसी तरीके से ये बैक्टीरिया नील हरित शैवाल भी अपना भोजन जो है या अपना जो भी भोज्य पदार्थ है वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। तो इनका नाम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। अब इतना नोट कर लो, फिर आगे कराएं। ठीक है, तो हम प्रोकैरियोटिक अच्छे से समझ गए, तो अब इसको हटाते हैं, फिर यूकैरियोटिक को समझते हैं। आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि भैया या सर ये चीज़ हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम उसको कोशिश करेंगे समझाने की और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, नोट्स अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक शेयर सब कुछ कर सकते हैं। बाकी हम बोलते नहीं हैं, लेकिन बोले दे रहे हैं, क्योंकि जब कंटेंट अच्छा होता है तो पढ़ने वाला जो होता है उसके हाथ में उसको कहना नहीं पड़ता कि आप उनको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, वो ऑटोमेटिक बच्चे कर देते हैं, क्योंकि यहीं से हमको मोटिवेशन मिलता है और यहीं से और अच्छा ये कि और अच्छे वीडियो बनाए जाए और अच्छा पढ़ाया जाए, तो ये मोटिवेशन होता है हम लोगों का एक तरीके से। नोट हो गया? चलो हटाएं इसको। चलो ये पॉइंट इतना हटा दें, अब यूकैरियोटिक को समझ लेते हैं। अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, मैंने क्या बोला था? अब हमको किसको समझना है? यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है?
अब देखो ये यूकैरियोटिक, इस यू का मतलब होता है न्यू, क्या मतलब होता है न्यू, और कैरियोटिक का तो मतलब अभी हमने बता दिया था न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक। तो अब यहां से डेफिनेशन क्या बनेगी, अब इस यू का मतलब क्या हुआ न्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें केंद्रक का निर्माण हो रहा हो, निर्माण हो रहा तो इसका मतलब नया है वो, उसमें क्या होता था उसको हम बोलते थे प्रिमिटिव, मतलब प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्राचीन या पुराना, तो वहां पर केंद्रक का विकास नहीं हो रहा था, जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो रही थी, केंद्रक का जो भाग होता है या परत होती है केंद्र की, वो भी विकसित नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने वर्ड दिया यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का अर्थ क्या, कैरियोटिक का तो मतलब आप न्यूक्लियस समझ गए, इस यू का मतलब क्या होता है न्यू। अब ये बात आती है कि यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, कैसे होगा, तो अब वही पॉइंट बन के आ जाएंगे कि जो वहां पर एब्सेंट था वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, पहला पॉइंट तो यही बन गया ना कि न्यूक्लियस क्या होगी, प्रेजेंट होगी। फिर दूसरा पॉइंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, हिंदी में बोलोगे केंद्रक पाया जाता है, और क्या बोलोगे, केंद्रक की दीवार पाई जाती है, केंद्रक की दीवार पाई जाती है। अब बात ये आती है कि ये इसके एग्जाम्पल बताओ। देखो वहां पे चीजें समझ में आ गई थी, अगर आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक अच्छे से समझ लिया है तो यूकैरियोटिक समझ जाओगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या था, वहां पे सीधा सीधा हमें उसी नाम से ही पढ़ लिया, मैं डिफिनेशन नहीं लिखवाया आप लोगों की, नहीं ये डिफिनेशन लिख लो, ये डिफिनेशन, देखो डिफिनेशन हम लोग भूल जाते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट को समझो, उसके वर्ड को पकड़ो और उसी से उसका चीजों को क्लियर कर लो। इसके बाद में बात आती है न्यू, तो अब न्यू का मतलब यही हुआ, हम सेल को पढ़ रहे हैं तो नई केंद्रक होगा, तो केंद्र का विकास होगा, फिर सेल का निर्माण, ऐसे से धीरे धीरे ये बनते। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास आएगा प्लांट्स, फिर क्या आएगा फंगी, फिर एल्गी। मैंने आप लोगों को बोला था वो एल्गी नहीं है, वहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करी थी, नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था बट वो एक्चुअल में एल्गी नहीं था, वो क्या था बैक्टीरिया था। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग एनिमल की। अब एनिमल्स में कौन कौन हो सकता, कुत्ता, गाय, बिल्ली, घोड़ा, छछूंदर, आदमी, सब जितने भी हैं एनिमल, वो किसके अंतर्गत आएंगे, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। एनिमल में आप लोग एनिमल को तो जानेंगे, एनिमल में हम लोग भी एनिमल के अंतर्गत आते हैं। तो प्लांट्स मतलब पौधे, फंगी मतलब कवक, एल्गी मतलब शैवाल, और एनिमल मतलब जानवर। इतनी चीजें समझ में आई कि यूकैरियोटिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, या यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन रखे गए हैं, प्लांट्स रखे गए हैं, फंगी, एल्गी और शैवाल रखे गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट करो। हटा दे इसको। ये चीज समझ में आ गई कि यूकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगी, और न्यू होगी तो न्यूक्लियस इज ए प्रेजेंट, ये तो लिखवाई दिया पॉइंट, प्लांट, फंगी, एल्गी और एनिमल्स। एनिमल के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि ये जानवर नहीं होगा, जितने भी एनिमल हैं सबके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाएंगे। अब एक तरफ लिखो यूकैरियोटिक सेल और एक तरफ लिखो प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी क्वेश्चन आता है, इससे घुमा के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, अभी बताते हैं। एक तरफ हमने लिखा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक तरफ हमने लिखा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, मान लो अगर, अरे ये बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सीधी सिंपल सी भाषा में मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। तो पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप लोगों के भी दिमाग में चल रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, किसमें, सेल वॉल इज प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक में। मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाया था, बताया था सेल वॉल इज प्रेजेंट। आपको समझे, मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरा इसको हिंदी में लिख सकते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। चीजें समझ गए, मतलब कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हमारा ये बन के आ सकता है, अच्छा एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, सेल वॉल ही प्रेजेंट होगी और तो कुछ होगा नहीं। तो इसी के एग्जाम्पल के साथ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में किसका हम नाम लेते हैं, जीवाणु। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया ये बताओ सर कि जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी काहे की होती है। मतलब कि जो ये सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो बनी काहे की होती है। कोशिका भित्ति जिसको हम सेल वॉल बोलेंगे, ये बनी काहे की होती है। ये तो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो सेल वॉल होती है ये मतलब कि प्रोकैरियोटिक जीव हैं, उनकी जो सेल होती है वो सेल वॉल होती है, वो काहे की बनी होती है। तो वो काहे की बनी होती है, वो पैप्टिडोग्लाइकोन, क्या बोलोगे इसको, पैप्टिडोग्लाइकोन या पैप्टिडो लिखो, पैप्टिडोग्लाइकॉन। चीजें समझ गए, पैप्टिडोग्लाइकॉन। अब इसमें एक चीज और जुड़ जाता है, प्लस अमीनो एसिड। क्या होगा, अमीनो एसिड। चीजें समझना, मतलब कि आपसे क्वेश्चन यहीं तक पूछेंगे तो हमने अपने मन से ऐड कर दिया। इसमें क्या होता है, अब एक और पूछा, म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। बस आपका आंसर तो यहीं तक है कि अगर वो पूछेगा कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है तो आप बोलोगे पैप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक में हमने क्या देखा, सबसे बढ़िया जो मेजर डिफरेंस है उसके और इसमें, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट ब्लू ग्रीन एल्गी में आप बात करते हो तो वो भी क्या है, बैक्टीरिया है। और मैंने आपको माइकोप्लाज्मा एक नाम बताया था, अभी आप लोगों को याद होगा, अभी जब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। तो वहां पर क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसे उसको अलग रखा है। ठीक है, बाकी सब में जो भी होगा, बैक्टीरिया होंगे तो उसके अंतर्गत सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई प्रोकैरियोटिक। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक में। तो अब यू इसको लिख लो, अच्छा फिर यूकैरियोटिक बताएं। अब बैक्टीरिया तो इधर आ गए प्रोकैरियोटिक में। अब बात करते हैं एल्गी की, फिर इसके बाद में बात करते हैं फंगी की, और इसके बाद बात करते हैं प्लांट्स। ठीक है, पॉइंट समझना है यहाँ पर, एल्गी, फंगी और प्लांट। इसको मतलब शैवाल बोलो, इसको कवक, और ये हमारे पेड़ पौधे। अब यहाँ पर भी चीजें समझनी होंगी क्योंकि यूकैरियोटिक में हम एनिमल को भी रख रहे हैं। अगला हमारा क्या पॉइंट होगा, एनिमल। बट आपने वहां पे देखा कि सेल वॉल इज प्रेजेंट, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो हमारे पास 1, 2 और 3, इनमें भी क्या होगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट। बात समझना इस चीज को, तो वो नोट्स बहुत अच्छे से लिखना तो चीजें समझ में आ जाती हैं। शैवाल, कवक और पौधे।
इनमें सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी, मतलब कोशिका भित्ति क्या होगी, उपस्थित होगी, कोशिका भित्ति उपस्थित। ठीक है, तो फिर सर ये क्यों अलग है, यहां पर क्या होगा, सेल वॉल absent होगी। तो जितने भी एनिमल होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। एल्गी, फंगी, प्लांट्स, ये तीनों को हमने किस में लिखा, सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब पूछ देगा इसकी कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, और इसकी कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है। ठीक है, वो भी लिखवा रहा है। तो बात समझो पहले, मतलब शैवाल, कवक और पौधे, सेल वॉल इज प्रेजेंट। ठीक, अब पर्टिकुलर एग्जाम को अगर टफ करेगा तो वो आपसे पूछेगा कि शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, या वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, या पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है। लेकिन एनिमल जो होते हैं, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इतना लिखो। अब जैसे बात करता है पौधों की, तो पौधों की अगर बात करेगा जो कोशिका भित्ति होती तो वो काहे की बनी होती, वो सेलुलोज की बनी होती। काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज। प्लस एक चीज और, एक्चुअल में आपसे एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि सेल वॉल काहे की बनी होती है पेड़ पौधों की, सेलुलोज। अगर और भी ऐड करोगे तो हेमी सेलुलोज। ठीक है, ये समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये बहुत बार पूछते हैं, बाकी तो नहीं पूछते हैं अभी, हालांकि एग्जाम में किसी में आया नहीं है। तो बात करते हैं पौधों। तो अब एक चीज़ और है, सेलुलोज आपका पीछा काफ़ी दिन तक नहीं छोड़ेगा। रीज़न ये है, इसका बहुत बड़ा पार्ट है और सेलुलोज को हमें पढ़ना भी है। और ये सब काहे के बने, कार्बोहाइड्रेट्स के ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ही सारा खेल होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें नोट कर लो। अगर एल्गी पूछ लेगा, अगर आप लोगों से पूछ ले एल्गी, तो सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट किसका बना होगा, चलो लिखवा दे रहे हैं, सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। गला खराब हो रहा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।